हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 14वीं क्लास। पिछली क्लास में अपन ने ऑब्जेक्ट देखे थे, 12वीं क्लास में भी ऑब्जेक्ट देखा था, 13वीं में भी ऑब्जेक्ट देखा था। तो अपने ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। तो आज की क्लास जो है वो हमारी फंक्शंस पे रहेगी। फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन अपन क्यों यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लासों में अपन ने कई बार फंक्शन का यूज भी किया था, लेकिन वो एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया था अपन ने फंक्शन का। लेकिन जो आज की क्लास रहेगी वो मेन फंक्शन के ऊपर रहेगी। फंक्शन आज की क्लास में अपन फंक्शन देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू सो मच। वैसे आपने किया, काफी अच्छा किया। ये फर्स्ट टास्क ये रहा, स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसमें आपने ना सर ये चीज इसकी आप जगह देखो। 2 आएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही किया आपने। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। रिड्यूस फंक्शन का यूज करके ऐसे हम काम कर सकते हैं। और ये इससे पहले आपने हाँ नेस्टिंग फंक्शन यूज किया हुआ है कि पहले आपने फिल्टर किया और जो डेटा फिल्टर हुआ उसमें से आपने ग्रेटर देन 0 निकाले। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स कि पॉजिटिव वाले सारे आपने निकाल लिए, राइट। फिर ये पॉजिटिव वाले निकलने के बाद उस पर आपने रिड्यूस फंक्शन का यूज करके और सिंपली ए प्लस बी कर दिया। बिल्कुल ठीक है, जो कि ये एक्यूमुलेटर होगा और उसमें प्लस की करंट वैल्यू जोड़ दी। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रिंग डॉट लेंथ, यहाँ पे आपने क्या किया, ये एरे ले लिया स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये क्या करेगा, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग प्रिंट करने के कि इनमें से सबसे बड़ा जो कौन सा है। यह करना तो था, लेकिन ऐसे क्या ये यहाँ पे होता तो कैसे आपको कैसे पता चलता है कि ये कहाँ पे, ये तो कहीं पे भी हो सकता है, समझ रहे हो ना आप। तो ये वाला तो लॉजिक फिर उस केस में तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है तो इसलिए आपने कह दिया। ऐसा कुछ होता है या डेटा आपको मिलता ही ना, या फिर ऐसा होता कि ये डेटा डायनेमिक आता। डायनेमिक आने मीन्स है कि ये यूजर इनपुट होता, कुछ ऐसा समझ लो आप कि अगर मान लो कोई आपने कोई फील्ड डाला, कोई ऐसा है, मतलब कुछ भी है, कोई नेम का एक एरे मिल गया आपको किसी का, ठीक है, मल्टीपल यूजर लॉगिन कर रहे हैं और सारे नेम आ रहे हैं उसमें। अब उसमें आपको ऐसा फिल्टर लगाना हो कि इसमें ना सबसे बड़ा जो नाम जिसका हो वो आ जाए ऊपर, ऐसा कुछ करना है। तो उस केस में तो आप इस ये लॉजिक तो हमारा सही नहीं बैठेगा ना, तो ये दिक्कत आ सकती है, बताऊंगा मैं भी। गिवन एन एरे नंबर्स यूज every to check if all numbers in the array are positive। हाँ, इसमें तो सिंपल एवरी फंक्शन यूज कर सकते थे, a is greater than 0। ठीक है ठीक है, इसमें क्या करना था, अच्छा ये आपने कर लिया कि मतलब एरे पॉजिटिव या नेगेटिव बताने के लिए दोनों तरीके का। सॉर्ट ए नंबर गिवन एन एरे नंबर सॉर्ट द असेंडिंग ऑर्डर, ए माइनस बी। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर एक बार हम ये देख लेते हैं हमारा बचा क्या क्या है ना, उसके बाद हम उस हिसाब से चलते हैं। एक बार हम अपना हमने जो आपको कंटेंट भेजा था आई होप कि वो हमें मिल जाए, कहीं ज्यादा वो दूर ना गया हो। तो इसमें से हमने इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, तो ऊपर भी नहीं जा रहा है, हाँ, फंक्शंस ऑब्जेक्ट देख लिए, इवेंट, ये देखो एडवांस का टॉपिक है ये, तो पता नहीं कैसे मैंने लिख दिया, ये एडवांस में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है।
स्ट्रिंग नंबर, एरे, डेट, मेथड्स ये भी देख लिए थे हमने, मैथ के मेथड्स देख लिए, रैंडम भी देख लिया। ये मैथ का ही मेथड है रैंडम, हमने बताया था आपको। रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 to 9, है ना, 0 से 9 के बीच, सॉरी 0 to 1 रैंडम। और इसके अलावा बुलियंस भी देख लिया। बुलियंस में कुछ नहीं, ट्रू फॉल्स होता है ना, दो ही ये होता है बुलियन। इसके अलावा कंट्रोल स्टेटमेंट भी देख लिए। कंट्रोल स्टेटमेंट में ये आता है स्विच केस हो गया, इफ एल्स हो गया, या फिर जो हमारे लूप वगैरह हैं। टाइप कन्वर्जन ये भी हमने देख लिया कि टाइप कन्वर्जन की नंबर से स्ट्रिंग में डॉट स्ट्रिंग करके, है ना, टाइप कन्वर्जन तो यही होता है। बिट वाइज ये भी एक डेटा टाइप ही है, ये मैंने डेटा टाइप में बताया था। रिजेक्ट्स ये भी उस दिन हमने देखा था, कुछ रिजेक्ट्स का कुछ पैटर्न वगैरह प्रिंट कराने के लिए करते हैं, पैटर्न के लिए। एरर, ठीक है, हम एरर देखेंगे। एरर तो एक्चुअली साथ साथ में देखते भी जाते हैं, एक्चुअली मैंने उसको आपको स्पेसिफिकली बताया नहीं कि हमें ये एरर आ रही है, तो अब हम एरर पे भी काम कर लेंगे अपना। स्कोप तो मैंने बता दिया था वेरिएबल के टाइम पे भी, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि ठीक है। अब इसको एक बार और भी हम कंफर्म कर लेंगे स्कोप को इसी लेक्चर में, ये चीज कर लेंगे। स्ट्रिक्ट मोड ये रह रहा है। दिस कीवर्ड ये मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट में जब भी हम मतलब दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ये तो मैंने बता दिया था। इसके अलावा और क्या बच रहा है, लेट कॉस्ट डिबगिंग ये भी हो गया। इसके अलावा जेसन ये भी हम इसमें पढ़ाएंगे एडवांस वाले फीचर्स, ठीक है। तो इसमें जेसन बचा और इवेंट बचा, ये दो चीजें मेनली बची हमारी, ये चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे। बाकी चीजें क्या है, एक बार हम स्कोप का आज हम अपन लोग देखेंगे, स्कोप देखेंगे। इसके अलावा और तो ज्यादा कुछ है नहीं खास। एरर तो एरर आएगी, मैं हम बता देंगे। एरर तो स्पेसिफिक पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। एरर तो वैसे तो देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट की एक क्लास होती है एरर, तो वो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे जब हम अपना एडवांस में क्लास और ये कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ेंगे ना। कंस्ट्रक्टर इसमें है, कंस्ट्रक्टर भी होगा इसमें, कहीं पे डाल रखा होगा, ये रहा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जब हम इसको पढ़ेंगे, इससे पहले क्लास वगैरह कुछ कंपोनेंट पढ़ेंगे हम क्लास के बारे में, तो वहाँ पे ये हम एरर क्लास के बारे में भी बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो मोस्टली तो हो ही गया है, बस अपना स्कोप के बारे में और थोड़ा फंक्शंस के बारे में और डिटेल में देखते हैं, है ना। हमने फंक्शंस के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं बताया, और एरो फंक्शन के बारे में तो ज्यादा कुछ बताया ही नहीं। तो आज अपन इसको पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो टास्क हमने दिए थे इनमें से कुछ को करवाते हैं, जो भी इसमें भी दिक्कत लग रही होगी। ठीक है निर्मल? ठीक है सर। करता हूँ, पहले कोड पुश कर देता हूँ, बाद में मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, कोड पुश हो गया। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, एक इसमें फाइल बना लेते हैं, एक नई फाइल, उसी में काम करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हो गया कोड, ठीक है। एक नई फाइल बनाते हैं, फंक्शंस, तो देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा फंक्शंस के लिए। सिंपली फंक्शंस अगर देखा जाए तो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस कुछ नहीं होते हैं कि फंडामेंटल होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, है ना। एक
सेट ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। आप ऐसे समझ लो, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट सम टास्क। ठीक है ना, कुछ भी टास्क कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन को देखी जाए तो ये है। तो फंक्शंस एक तो हमारे रेगुलर फंक्शंस होते हैं, है ना, एक तो एरो फंक्शंस होते हैं। मेनली तो अगर देखा जाए तो दो ही तरीके के फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक तो रेगुलर फंक्शन हो गए जो हमारे बेसिक फंक्शन, और दूसरा क्या, एरो फंक्शन। ये मेनली आपको अभी इस टाइम पे एरो फंक्शन जो है अगर हम बताएं तो हम सिंपल फंक्शन देख लेते हैं एक बार, जल्दी से बता देता हूँ, आपको पता है, आपने करा भी है तो आपको पता भी है। तो देखो, अगर देखा जाए यार, हम लेते तो थोड़ा टाइम बचत हो जाती है हमारी। दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताता हूँ मैं पहले। सिंपल फंक्शन में इसको यहाँ पे डाल देते हैं रेगुलर, रेगुलर या फिर बेसिक फंक्शन भी कह सकते हो। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में किस तरह से होता है, यहाँ पे तो फंक्शन का नेम आ जाएगा, है ना, फंक्शन का नेम आ जाता है इस तरह से। इसके अंदर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। क्या पैरामीटर्स कर सकते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे हम फंक्शन बॉडी लिख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल सब कुछ ध्यान रखना कि फंक्शन बॉडी क्या होती है। तो ये होती है, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे वो फंक्शन बॉडी होती है। यहाँ से रिटर्न भी करा सकते हैं जो भी रिजल्ट, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन फंक्शन का। ठीक है ना, ये तो फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। ये वाली चीज। अब अगर सेम फंक्शन हमें कॉल करना है तो फंक्शन कॉल कैसे होता है? सिंपल, ये भी मैंने आपको पता ही है, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम, और इस तरह से हमने लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई फंक्शन कॉल, विदाउट नहीं है, कॉल हो गया। ठीक है, अब कॉल कराते टाइम ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फंक्शन को जो चीज चाहिए हो वो हम पास करें। यहाँ पे पैरामीटर में हम क्या पास कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर जिस टाइप की वैल्यू ले रहा हो, हमने मान लो कि यहाँ पे एलिस पास कर दिया, कुछ भी पास कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दी, तो ये जो भी ले रहा होगा हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। ये तो हमारा कॉल होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, ये पता था आपको। अब देखते हैं, देखो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन ये तो सिंपल हो गया, क्या हो गया कि इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना, फंक्शन डिक्लेरेशन ये हो गया डिक्लेरेशन। अब देखो, एक होता है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। चीजें आप समझ सकते हो, लेकिन आपको ये सब पता होनी चाहिए कि यार ये फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें। फंक्शन एक्सप्रेशन, तो फंक्शन एक्सप्रेशन से कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि आपने मान लो कि हमने क्या किया, फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे जैसे, और ये क्या होगी, ये तो फंक्शन बॉडी होगी। अपने रिजल्ट को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब एक्सप्रेशन की बात की जाए, अगर हम अब इसको किसी में असाइन कर दें,
समझ रहे हो? अगर इसको हम किसी में असाइन कर दें, देखो क्या फंक्शन नेम, ये देखो, ध्यान रखना ये हमारा रेगुलर फंक्शन है, समझ रहे हो? आपको हम अनकमेंट करके दिखाते हैं, ये देखो आप दोनों चीजें देखना, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये हम फंक्शन को इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं, और ये है क्या फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम नेम ई पे इस तरह से पास करते हैं फंक्शन का नेम, लेकिन इस तरह से जब हम कोई एनोनिमस फंक्शन को इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से उसको वेरिएबल में असाइन करना, इस तरह से ऐसे कह सकते हो कि ये जो होता है सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है हमारे फंक्शन एक्सप्रेशन का। फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, ये चीज होगी, काम दोनों का सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो देखो करके दिखाता हूँ मैं। सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, क्या फंक्शन बनाऊं, मान लो कि नंबर का स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर क्यू स्क्वायर, चलो होगा स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया इस तरह से, और इस फंक्शन को चाहिए क्या, एक मान लो कि नंबर चाहिए, इस फंक्शन को कोई भी एक नंबर चाहिए जिसका ये स्क्वायर निकालेगा, और ये हमको क्या कर देगा, क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा क्या, नंबर इंटू नंबर। पता है स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, बस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बस स्क्वायर निकल आएगा, है ना, नहीं ना, तो ये रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो ध्यान रखना, अगर हमने इसको वेरिएबल में असाइन कर रखा है तो इसकी वैल्यू हमको एक रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम अब लॉग करता हूँ कंसोल लॉग, अब देखो फंक्शन का नेम क्या है, ये है हमारे फंक्शन का नेम, समझ गए, स्क्वायर। अब इसको देखो क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, हमने कोई सा भी नंबर यहाँ पे पास कर दिया, मान लो कि मैंने पास कर दिया 25, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई 25 का स्क्वायर जितना होता है ये लेके आ जाएगा। तो अब पहले तो हमको ये रन कराने के लिए नोड 625 है ना, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये देखो इस तरह से वर्क करता है, वर्किंग तो सेम ही है, लेकिन डिक्लेरेशन थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से एनोनिमस फंक्शन इस तरह से बनाते हैं और उसको वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो ये फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में चाहे तो हम एक काम कर दे रहे हैं, नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में, ये क्या होता है, जैसे कि हमने ये वाला फंक्शन जो किया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर वेरिएबल एनोनिमस ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर एक वेरिएबल है जो कि एनोनिमस फंक्शन को होल्ड कर रहा है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, विदाउट ए नेम। समझ गए होगे कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंक्शन एक्सप्रेशन की बात। और अब नाउ फाइनली अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है, क्या, एरो फंक्शन, फंक्शन जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा यही यूज होता है, और मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि हम आपके ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा। जब ये जो मैंने टास्क दिए थे उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे, तो जब मैं उनको करवाऊंगा तो मोस्टली मैं उसमें एरो फंक्शन ही यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, आपको पहले से पता होगा तो आपको समझ में भी ठीक से आएगा। तो ये एरो फंक्शन की जो बात है, ये क्या है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि ये कब आया था। ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ES6 ECMAScript 6, जो कि कब हुआ, ये ES6 कब आया था, 2015 में आया था, 2015। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। ये ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे समझ लो कि एरो फंक्शन जो है शॉर्टर मेथड होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। मतलब इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन कीवर्ड लिखा और ये नंबर, ये ब्रैकेट और दुनियादारी, इस तरह से काम होता है ना। लेकिन ये क्या होता है, इसमें अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट है किसी फंक्शन में कि सिर्फ एक ही लाइन, मतलब सिंगल एक ही आपका कुछ हो रहा है काम, ठीक है ना, छोटा सा सिंपल सा कोई टास्क है, तो उसमें आपको ये कुछ करना ही नहीं है, एक ही लाइन में पूरा फंक्शन डिक्लेयर और सब कुछ काम खत्म, सिंगल लाइन। देखो करके दिखाता हूँ, इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। An arrow function is a shorter and more concise way, ऐसे कह सकते हो आप। concise की स्पेलिंग concise way of writing function, बस। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड ES6 it used क्या, ये वाली चीज, ये वांछित है, ये एरो, ठीक है ना। अब इसका सिंटैक्स तो पता ही है आपको, नहीं पता है देख लेते हैं एक बार। रहने वाला होता है इसका समझा भाई। ये देखो सिंटैक्स क्या होता है इसका, इसको देखते हैं एक बार। जैसे हम फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, फंक्शन एक्सप्रेशन सेम उसी तरीके से होता है। इसको हम कॉन्स्ट या लेट किसी से भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे लेट से, चाहे कॉन्स्ट से, चाहे वैसे जैसी भी मर्जी हो, लेकिन लेट और कॉन्स्ट ही यूज करते हैं मोस्टली, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है ना, फंक्शन नेम, ये वेरिएबल का नेम है, ऐसे समझ लो फंक्शन का नेम है, आप कुछ भी फंक्शन का नेम लिख सकते हो एज यू लाइक। इसके बाद इस तरह से फंक्शन के जो डेफिनेशन जो होती है हमारी, जो हम फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन में इस तरह से जो यूज करते हैं, ये वाली चीज, ये तो यहाँ पे इस तरह से, किस तरह से होता है, ये होता है, ठीक है। इसके बाद एरो लगेगा और फंक्शन बॉडी, यहाँ पे ये होती है फंक्शन बॉडी। वैसे तो आपका ये होता है सिंटैक्स इसका, राइट। फंक्शन बॉडी में जब हम इसकी, तो हमको तब जरूरत पड़ती है फंक्शन बॉडी जब हमको मल्टीपल स्टेटमेंट, अगर मान लो बहुत सारी चीजें अगर हमको देनी पड़ती है, अगर फंक्शन में हमारा बहुत कुछ काम हो रहा है कि काफी बड़ा फंक्शन है हमारा, तब। लेकिन अगर हमको सिर्फ एक ही कोई स्टेटमेंट, अगर कुछ एक ही काम करना होता है, तो हम क्या कहते हैं, इसको एक ही लाइन में हो जाता है, तो ये एरो वगैरह लगाने की, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा ये वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है, वो हम बताएंगे भी आगे। और यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं हमारा जो भी रिजल्ट हो, ठीक है ना। ये हो गया एरो फंक्शन का सिंटैक्स, ऐसे समझो। इसमें हम आपको एक नोट करके लिखे भी दे रहे हैं यहाँ पे, नोट, जो अभी मैंने बोला क्या, कि ये जब सिंगल स्टेटमेंट होती है ना, तो हमको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है,
कैसे फंक्शन है जो सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन, तो क्या ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है एंड रिटर्न की बात। अगर आपका फंक्शन जो है सिंगल एक्सप्रेशन रखता है, सिंगल एक्सप्रेशन मींस सपोज कि जैसे कि आपको सिर्फ बस एक नंबर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे नंबर का आपको स्क्वायर करना है, तो आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सीधा इसके बाद नंबर इंटू नंबर कर दिया, बस हो गया फंक्शन आपका। बस यहाँ पे आप पैरामीटर ले लोगे, जैसे इसमें पैरामीटर यहाँ पे लेते हो नंबर, सेम यहाँ पे नंबर पास हो जाएगा, कितनी सी बात है। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स, ठीक है। और ये इस तरह से काम करता है कि अगर सिंगल एक्सप्रेशन है तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको, लेना इसको ग्रीट, ये फंक्शन का नेम दे दिया। मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक होता है ना, यहाँ पे नेम आ रहा है हमारे पास, इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया रिटर्न कर दो हमको, क्या रिटर्न कर दो हमको हेलो, और क्या इसके अलावा एक काम करता हूँ मैं इसको ना, तो हमारे लिए आसान हो जाए। सबको पता है कि ये क्या काम करेगा, बोल दिया CLG ग्रीक, ये मैंने कॉल कर दिया, आपको पता है ये कुछ स्ट्रिंग लेगा, हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो कि निर्मल, ठीक है। एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, देखो ये देखो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यही आता भाई हेलो निर्मल, सिंपल है हेलो, और ये नेम हमने यहाँ से पास किया ग्रीट फंक्शन को कॉल करके तो आ गया। लेकिन अब आप कहोगे कि यार इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर सिंगल एक्सप्रेशन है तो आप इस काम को, इस रिटर्न कीवर्ड और इस ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, तो आप इस सेम चीज को देखना, आप इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। एक काम करते हैं, दोनों तरीके से इसको कॉपी करके इसको कमेंट कर दिया और इसको इसके नीचे मैंने पेस्ट किया, और मैं अब क्या करता हूँ, बस इसको निकाल इसकी जगह पे चिपका देता हूँ, ये लो, तो अभी भी ये सेम वर्क करेगा। समझ रहे हो कितना आसान हो गया, देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। ये हमारा एक एरो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमने 3 लाइन में डिफाइन किया था और ये फंक्शन सेम है एग्जैक्टली। अब आप अगर इसको सोचो, अब आप अगर इसको सिंपल रेगुलर फंक्शन या फिर मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू अगर करते तो किस तरह से करना पड़ता, इस तरह से, फिर इसके बाद यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखते, इसके बाद ये लगाना तो लगाना ही होता, इसके बाद हमको रिटर्न, ये मतलब इस तरह से काम करना होता। लेकिन इस केस में इस तरह से नॉर्मली काम हो जा रहा है। देखो इसको अगर, तो ये देखो अभी भी हमारे पास हेलो निर्मल सेम आ रहा है, कोई डाउन, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि हमारा रेगुलर फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरह से वर्क करता है ना, और ये एरो फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे सपोज कि और हमको कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है ना, बहुत कुछ काम करना होता तो हम इसको इसमें लिखते, तो हमको इसी तरह से लिखना ठीक रहता। लेकिन अगर हमको कुछ इस तरह का काम है, कुछ सिंपल सा छोटा सा काम है, तो उसके लिए तो हमको इसकी जरूरत भी नहीं है, तो इस वजह से ये काम हो गया। अब सपोज कि मान लो यहाँ पे क्या होता कि मान लो ये एक फंक्शन ना, आप ऐसे सोच लो कि ये एक स्क्वायर का फंक्शन होता, ठीक है। मान लो कि एक नंबर का किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता,
यार स्पेलिंग तो बचाना, मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहता। ठीक है, इसको क्या चाहिए, मान लो कि एक नंबर चाहिए। ठीक है, एक नंबर चाहिए और आप चाहते हो ना कि यार स्क्वायर आना चाहिए, तो आपको पता है नंबर क्या है, नंबर जो यहाँ पे आएगा अगर हम उसी का मल्टीप्लाई उसी में कर दें स्क्वायर ही मिल जाएगा, है ना। तो अब देखो कितना सिंपल है, ये देखो ये हमारा स्क्वायर का फंक्शन हो गया। यहाँ पे ये देखो स्क्वायर पास कर दिया और यहाँ पे आपको पता है इस फंक्शन को क्या चाहिए, इस फंक्शन को चाहिए एक नंबर। इस फंक्शन को अगर एक नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे नंबर कुछ भी पास कर सकते हैं। हमने मान लो यहाँ पे क्या पास कर दिया, यहाँ पे 12 पास कर दिया, और इसमें क्या हमको ये रिटर्न करेगा, ऐसी बात है स्क्वायर रिटर्न करेगा। लेकिन कुछ दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, नम। अच्छा देखो देखो देखो, ये देखो आप एरर भी देख लो साथ में, एरर पढ़ाने की अलग से क्या ही जरूरत पड़ेगी। ये देखो ये आ रही है हमारी एरर, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है। ये क्या आया एरर, रेफरेंस एरर, रेफरेंस एरर कि हमने जो रेफरेंस पास किया हुआ है वो गलत है। क्या है रेफरेंस एरर में, नम इज नॉट डिफाइंड। ये नम को देखो मैंने नम ये मम लिख दिया, मम, जो कि यहाँ पे ये देखो मम जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये हमको सब कुछ देता है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे एरर आ रही है, किस लाइन नंबर में आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हो ना, यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे, इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखो जो ये दे रहा है ना ये एरो बना के कि भाई ये नम ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो ये यहाँ पे लाइन नंबर भी हमको देता है कि लाइन नंबर ये 51। तो हम इस तरह से देखेंगे 51 में तो दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ, तो हम इसको आराम से ठीक कर देंगे नम। इस तरह से ये रेफरेंस एरर है। रेफरेंस एरर का मतलब जो हमने ये पास कर रखा है ना फंक्शन के अंदर से, ये जो यहाँ पे ये ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब देखो अगर हिट करेंगे तो देखो 144 पता ही होना चाहिए कि भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल हो गया। हमने स्क्वायर का कोड अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए लिखते तो पूरा फंक्शन फंक्शन इस तरह से हमको लिखना पड़ता, लेकिन इस तरह से कितना इजीली हम कर सकते हैं। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा ये वाली बात होगी। और क्या डिफरेंसेस हैं एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में, हमारे फंक्शन एक्सप्रेशन या फिर रेगुलर फंक्शन, मतलब और अंतर क्या है इसमें। एक तो अंतर ये होगा कि हम इस तरह से मतलब शॉर्ट हैंड हो जाता है, सिंपल, इसको सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका है ये, ठीक है ना। लेकिन और भी तो कुछ तरीके और भी कुछ अंतर है क्या, तो वो चीजें आप देखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ एरो फंक्शंस। एडवांटेज ऑफ एरो फंक्शंस, एरो फंक्शन के एडवांटेज क्या है, देखो पहला तो कंसिस्टेंसी का मतलब, जो कि ये बहुत कंसाइज होता है ना। एक लाइन में हम इसको मतलब सिंपल देख तो यही तरीका हो गया कि ये कितना कंसाइज है ना। तो सिंपल वन लाइन में भी कर सकते हैं, तो एक तो ये भी हो गया। अब इसको हम किस तरह से चलो ये नहीं, कंसिस्टेंस ये नहीं, डबल एस नहीं, ये नहीं डबल एस। लिख देते हैं, देखो ये क्या होता है, जो कि मैंने ऊपर भी बताया, एरो फंक्शंस आर मोर कंसाइज, easily for one lines.
ये तो चीज आपने समझ ली, हमने ऊपर बता ही दिया कि यहाँ ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये देखना, ये मैं अभी लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसका, ये एक्चुअली है क्या। जो हमारे आपको मैंने बताया था इससे पहले, फंक्शंस में हमने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर किए थे, और हमने आपको बताया भी था कि उसके अंदर हम दिस कीवर्ड वगैरह यूज कर रहे थे, याद है कल की बात ऑब्जेक्ट की। बट इसमें क्या होता है देखो, बट एरो फंक्शन में क्या होता है, इसके पास कोई भी, इसका खुद का कोई भी अपना दिस कीवर्ड नहीं होता है। तो ध्यान रखना, आप इसमें इस तरह से एरो फंक्शन में इस तरह से दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, ये इसका मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस। ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है कि भाई इसका कंसाइज वे भी है, लेकिन ये वाला तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिस, नो दिस बाइंडिंग, बाइंडिंग बाइंडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एरो फंक्शन जो है डू नॉट हैव देयर ओन दिस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एरो फंक्शन के पास जो है अपना दिस कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भाई दिस कीवर्ड क्या होता है, किस तरह से दिस कीवर्ड अलग है, हमें क्यों यूज करना चाहिए दिस कीवर्ड, या फिर क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, जो भी, ठीक है। तो देखते हैं, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो, और कि भाई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, आपको पढ़ना चाहिए अच्छा खासा, और भी इसके बारे में और भी इन डेप्थ में आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मेन मेन चीजें और भी काफी चीजें तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना रहे जो आपको पता ना हो मोस्टली। एरो डबल आर एरो फंक्शंस डू नॉट हैव देयर ऑन ऑन, समझ रहे हो, ये दिस कीवर्ड की बात हो रही है, ये दिस, ठीक है। इंस्टीड, इसके अलावा क्या होता है, दे इनहेरिट दिस, दे इनहेरिट, ध्यान रखना इनके पास खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इनके अंदर हम यूज कर ही नहीं सकते किसी तरह से, ये बात बोलना है कि इनके पास खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है। इंस्टीड दे इनहेरिट, inherit they inherit this from the surrounding context, ऐसे बोल surrounding context, सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो जाता है कि जैसे कि जिस फंक्शन के अंदर या जहाँ भी हम दिस की वर्ड यूज करते हैं उस करंट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, अगर उसके कहीं ग्लोबल स्कोप में कहीं पे अगर आपने कोई वेरिएबल दे रखा हो तो उसको उस केस में हम मतलब इनहेरिट कर सकते हैं चीजें, इनहेरिट, है ना। जैसे इनहेरिटेंस, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे थोड़ा डिटेल, इनहेरिटेंस जब हम क्लासेस वगैरह बता रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस कुछ नहीं, आप ऐसे समझ लो, अगर रियल लाइफ की बात करी जाए, इनहेरिटेंस का मतलब हो गया है कि इनहेरिट करना, एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना। जैसे जैसे इनहेरिटेंस का मतलब अभी समझ लो कि आपके फैमिली में आपके जो आप से जो पहले की जनरेशन, जैसे कि आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, तो आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, आपके पिताजी ने ली, मतलब मिलेगी ली, ये कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है कि मतलब मिलेगी, ठीक है ना। या फिर उनकी जो क्वालिटी है, वो बहुत सारी क्वालिटी आपके पिताजी में है, आपके पिताजी की बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो आपके अंदर है, मतलब ये चीजें क्या है, इनहेरिट हो रही है। तो इनहेरिट इसी को कहते हैं कि भाई अपने पेरेंट्स से कोई चीज लेना, ठीक है ना, पेरेंट टू चाइल्ड चीजें चलती, तो वो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिट करना, ठीक है। तो सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट से ये यूज कर सकता है।
लेक्सिकल ठीक है, हुआ which can when using this inside method। ये पूरी बात आपको याद रखनी है, ध्यान रखना, जिसमें ये तो मैंने ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली बात मैं बता सकता हूँ कि ये क्या करता है कि इनहेरिट करता है, दे इनहेरिट दिस फ्रॉम सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट लेक्सिकल स्कोपिंग। बताऊंगा अभी इसके बारे में भी। और ये क्या है कि भाई दिक्कत कर सकता है कुछ इस तरह से, ये लिख रखा है मैंने। अब देखो एग्जांपल देता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो क्या ही आएगा। देखो देखो क्या बताऊं, ये वाला तो केस, ये वाला तो केस, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, उस तरह से तो काम हो जाएगा। फिर भी हम एक बार कुछ चीजें ले लेते हैं, लाइक पैरामीटर की बात करी जाए, सिंगल पैरामीटर या मल्टीपल पैरामीटर कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, उसमें तो इतना ज्यादा बड़ा एक है नहीं। देखो मल्टीपल लाइन का कोड लिख के भी हम काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपको दिख रहा है तो जैसे कि सम नाम का, मान लो किसी भी नंबर का आपको सम लिखा, सम आप सम करने के लिए आपको मान लो कि ए और बी दो नंबर कुछ भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैंने मान लो कि कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न करा दिया रिजल्ट। तो देखो अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, स्कोप की बात करें तो ये जो हमने ये यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ना, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वेरिएबल, तो ये जो है ये किस स्कोप में है, इसका स्कोप है ये इसका स्कोप है, समझ जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इस स्कोप के अंदर ये यूज हो सकता है। तो कहीं भी हमने अगर लेट और कॉन्स्ट से जहां भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वो स्कोप के अंदर, स्कोप का मतलब है कि अगर हमने कहीं फंक्शन में डिक्लेयर किए हैं या कहीं भी किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट में या कहीं भी यूज किए हैं, ऐसा समझो आप, इस ब्रैकेट के अंदर अगर यूज किए तो ध्यान रखना वो इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज हो सकता है। ये रिजल्ट वेरिएबल आप इस ब्रैकेट से बाहर अगर यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहोगे, जैसे कि आप अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कंसोल डॉट लॉग मैं करना चाहता हूँ रिजल्ट को, रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट तो करना चाहता हूँ, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई रिजल्ट, तो देखना क्या मिलेगा हमको, ये देखो रेफरेंस एरर मिलेगा सीधा कि रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है इसका स्कोप ये है अलग, और आपको मैंने बताया था स्कोप का सीन कि भाई लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ब्लॉक स्कोप होते हैं। और ब्लॉक क्या है, दिस वन इज ब्लॉक, ये जो हमारा कैलिब्रेशन ये जो लगे हुए हैं ना ब्रैकेट, ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ये एक ब्लॉक है। मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ ब्लॉक कुछ नहीं होता है कि ये जिस यहाँ पे इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है तो वो एक ब्लॉक माना जाता है, ये एक ब्लॉक है। और इनका कॉन्स्ट
और लेट से जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उनका ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, अब इसी वाले को अब सपोज करो कि यही मैंने वेरिएबल क्या किया होता अगर ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे अरे यहाँ पे अगर मैंने मान लो इसको डिक्लेयर किया होता, देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, असाइन नहीं किया। और मैंने क्या किया, इसकी इसमें वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। ये अभी ऐसी एरर क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट से इसको कर दिया। तो यहाँ पे तो एक मिनट, रिजल्ट उसके पीछे अगर करोगे तो ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो कॉन्स्ट को हमको डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज भी करना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको लेट से डिक्लेयर करता हूँ। तो देखो अभी देखना आप, डिफरेंस एरर नहीं मिला, लेकिन हमको क्या मिला, अनडिफाइंड। समझ रहे हो, अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की हुई है, यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे देखो कोई नंबर मान लो कि पास होके आते, सपोज कि 5 + 6 इस तरह से आते हैं। अगर ऐसा करके आप सोच लो, अभी मैंने फंक्शन कंप्लीट नहीं किया, तो देखो इस केस में ये क्या आ जाता, इस केस में अभी तो अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ से ला रहे हैं और ये तो इसको मिल भी नहीं पाएगा ऐसे। तो मैं ये बताना चाहता था कि अभी क्या आ रहा था, ये रेफरेंस एरर आ रही थी। ठीक है ना, और अगर सेम चीज, अगर हम सेम चीज ये कंट्रोल एक्स करते हैं, अगर मान लो आप ये सोचो कि ये पहले लेट से था, अब कॉन्स्ट से है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके रेफरेंस एरर आएगी, रेफरेंस एरर आएगी। तो ये चीज है स्कोप की। अब जब हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था, इट मीन्स कि ये अब ग्लोबल स्कोप में, मतलब ग्लोबल स्कोप मीन्स कि ये उसके स्कोप में आ गया था। जैसे कि जब ये यहाँ पे डिक्लेयर था, तो देखो अभी तो इसमें कोई ब्रैकेट वाली तो बात ही नहीं है। इट मीन्स कि ये हमको इस वाले स्कोप के अंदर जहां भी यूज कर सकते हैं, तो कहीं भी। समझ रहे हो। अब सपोज कि अगर मैं इसको किसी में अगर सपोज कि इस तरह से रैप कर देता, तो अब इसका ये स्कोप हो जाता है, इसके बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके बाहर हम अगर इसको यूज करते तो ये हमको एरर देता। तो ये हो गई स्कोप की बात। स्कोप कुछ नहीं होता है, बस ये इसके अंदर जो हमारा ये है, तो ये स्कोप होता है, ये ब्लॉक स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है कि कहीं भी। अब यही अगर वेरिएबल मान लो कि अगर हम वैर से डिक्लेयर करते ना, तो इसका एक्सेस हमारे पास कहीं भी होता, ये भी हमको कोई एरर नहीं देगा। कहने का मतलब ये है। अब हम अपना काम करते हैं। ठीक है, ये है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सम को कॉल कर रहा हूँ। जगह जगह बीच बीच में हम चीजें बताते रहेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं। यहाँ पे मान लो कि मैंने कुछ भी पास कर दिया, 45 पास कर दिया, 67 पास कर दिया, इस तरह से कोई भी नंबर पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, सिंपल देखो इनका सम निकाल के लाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन का कोड होगा तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। सिंगल लाइन का होगा तो आपको पता है कि क्या कर सकते हैं, हम एक ही लाइन में भी समेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो जो मैं दिस वाली बात बता रहा था, वो वाली बात, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, दिस कीवर्ड हम इसमें इस तरह से यूज करते हैं ना, तो आप ध्यान से देखना आप कि कैसी कैसी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, देखना मगर ध्यान से। अब देखो नेम, नेम में कुछ भी पास कर दिया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया मान लो एल्बिना।
दूसरा, एक मान लो कि एक मैंने क्या किया, रेगुलर फंक्शन पास किया, इसी तरह से ले रहे हैं, मान लो कि समझ में भी आए। रेगुलर फंक्शन, आपको पता है रेगुलर फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, जिसमें हम फंक्शन लिखते हैं, है ना, इस तरह से रेगुलर फंक्शन हो गया हमारा। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वही कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं दिस डॉट नेम को। आपको पता है ये नेम में किसकी बात हो रही है, करंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना। इस फंक्शन में हम ये दिस डॉट नेम रेगुलर फंक्शन में इस तरह से करवा रहे हैं। सेम चीज हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन में करवा के देखते हैं। एरो फंक्शन कैसे बनता है, तो देखो नेम हो गया। एरो फंक्शन कैसे बनता है, यही एक्सप्रेशन होता है। एक मिनट, सिंटैक्स होता है, मैंने बताया था, फंक्शन का नेम और इस तरह से। तो देखो ये एरो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। और सेम चीज मान लो कि ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो लिया है, इसको यहाँ दिस डॉट नेम, ठीक है। फंक्शन हमारा ये देखो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या है, एक तो प्रॉपर्टी है नेम और दो फंक्शन हमने पास किए, एक रेगुलर फंक्शन और एक एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कॉल कर रहा हूँ। आपको पता है कि फंक्शन के अंदर से किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे किया जाता है, एक तो डॉट लगा के भी कर सकते हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। तो मैं मान लो डॉट नोटेशन का यूज कर ले रहा हूँ। पर्सन डॉट रेगुलर फंक्शन, इसको देखो मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से कॉल किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो कोई पैरामीटर तो ले नहीं रहे हम, तो ये कॉल हो गया सिंपल, ठीक है। और दूसरा भी हम कॉल कर दे रहे पर्सन डॉट एरो फंक्शन, ठीक है। अब देखना दोनों में अंतर क्या है, दिस का लोचा क्या है। देखो एक में तो हमको अल्वीना मिल गया और दूसरे में क्या, अनडिफाइंड। भाई यहाँ पे भी मैंने देखो सेम चीजें की है, यहाँ पे भी मैंने दिस डॉट नेम किया, यहाँ पे तो मुझे अल्वीना मिल गया, लेकिन यहाँ पे मैंने दिस डॉट नेम किया तो ये हमको क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, अनडिफाइंड मिला। अनडिफाइंड, भाई ये डिफाइन ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, तो ये इस वजह से हुआ, इस वजह से ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज करता है काम कि भाई इस कीवर्ड इसके पास नहीं होता है और ये उसकी वजह से इस तरह से चीजें ले रहा है। आप चाहो तो आप इस तरह से करके देख सकते हो, क्या ये बाहर से चीजें ले लेता। सपोज की मान लो यहाँ पे मैंने इस तरह से अगर नेम डिक्लेयर करता, const dot name, const name equal to दिया, समझ रहे हो। ये इस चीज को इस तरह से रेफर करता ही नहीं है कुल मिला, ठीक है। इसको भी अगर रन करके देखते हैं तो ये अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि ये लेक्सिकल स्कोप में, इसकी लेक्सिकल स्कोप में नहीं आता है।